हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस यात्रा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के विषय में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑल की नोटिफिकेशन के साथ दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपके पास नई वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगी सब्सक्राइब करने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर और सबसे पहले जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो भारत और ब्रिटेन द्वारा आगामी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP26 में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लेकर एक संयुक्त घोषणा की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP26 का आयोजन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच स्कॉटलैंड में होने वाला है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा को ब्रिटेन ने ग्रीन ग्रिड के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला एक ट्रांस नेशनल बिजली ग्रिड विकसित करना है। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड या ग्रीन ग्रिड के विषय में डिटेल में। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की अवधारणा द सन नेवर सेट्स यानी सूरज कभी अस्त नहीं होता और यह किसी भी भौगोलिक स्थान पर विश्व स्तर पर किसी भी समय स्थिर रहता है के विचार पर जोर देती है। यह अब तक किसी भी देश द्वारा शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है और आर्थिक लाभ साझा करने के मामले में इसका वैश्विक महत्व है। इसे विश्व बैंक के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना भारत द्वारा सह स्थापित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी लाभ उठा सकती है, जिसमें वर्तमान में तकरीबन 80 देश शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर सौर स्पेक्ट्रम को दो व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं। इसमें पहला है सुदूर पूर्व, जिसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं, और दूसरा है सुदूर पश्चिम, जो कि मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र को कवर करता है। योजना के 3 चरण हैं। इसमें पहला चरण है, यह एशियाई महाद्वीप के देशों के बीच परस्पर ग्रिड संपर्क स्थापित करेगा। दूसरा चरण है, इसमें अफ्रीका को जोड़ा जाएगा, और तीसरा चरण है, यह वैश्विक इंटरकनेक्शन पर ध्यान केंद्रित करेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस परियोजना के महत्व के विषय में। तो यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश को आकर्षित करने के साथ साथ कौशल, प्रौद्योगिकी और वित्त का इष्टतम उपयोग करने में सभी संलग्न संस्थाओं की सहायता करेगी। इससे परियोजना लागत में कमी आएगी, दक्षता में सुधार होगा और संपत्ति उपयोगिता में बढ़ोतरी होगी। इसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभों से गरीबी उन्मूलन और जल, स्वच्छता, भोजन एवं अन्य सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को कम करने में सहायता मिलेगी। भारत में राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों को क्षेत्रीय और वैश्विक प्रबंधन केंद्रों के रूप में विकसित होने का अवसर मिलेगा। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इस परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के विषय में। इसमें पहला है भू राजनीति, अर्थात इस परियोजना को विश्व नेतृत्व के लिए भारत के एक प्रयास के रूप में देखा जाता है, लेकिन कोविड-19 अनिश्चितताओं के तहत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी परियोजनाओं के भू राजनीतिक निहितार्थों को समझ पाना मुश्किल है। भाग लेने वाले देशों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के आधार पर विभिन्न प्राथमिकताओं को देखते हुए लागत साझाकरण का अर्थात मैकेनिज्म ऑफ कॉस्ट शेयरिंग का तंत्र चुनौतीपूर्ण होगा। अब हम बात कर लेते हैं भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन बनाम डी ग्लोबलाइजेशन के विषय में। तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एक महंगी, जटिल और बहुत धीमी प्रगति वाली परियोजना साबित होगी। एकल ग्रिड का यदि रणनीतिक लाभ मिलता है तो वह किसी भू राजनीतिक समस्या के कारण समाप्त हो जाएगा। भारत में अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स का प्रमुख मुद्दा विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अलग अलग कानूनों और विनियमों से सुलझाया जाता है।
इसके अलावा यह परियोजना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का भी खंडन करती है, क्योंकि परियोजना ग्रिड अन्य देशों पर एक प्रमुख रणनीतिक इकाई ऊर्जा आपूर्ति की निर्भरता को बढ़ाती है। इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीकृत बनाम वितरित पीढ़ी, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में ग्रिड के वोल्टेज, आवृत्ति और विशिष्टताओं में अंतर होता है। केवल नवीकरणीय उत्पादन के साथ ग्रिड स्थिरता को बनाए रखना तकनीकी रूप से कठिन होगा। इस वीडियो के एंड में हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस के विषय में। आईएसए भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित COP21 के दौरान शुरू की गई एक पहल है। आईएसए का उद्देश्य आईएसए सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना है। इसका उद्देश्य वित्तीय लागत एवं प्रौद्योगिकी लागत को कम करने के लिए आवश्यक संयुक्त प्रयास करना, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पाद के लिए आवश्यक निवेश जुटाना तथा भविष्य की प्रौद्योगिकी के लिए उचित मार्ग तैयार करना है। वर्तमान में आईएसए उन परिस्थितियों एवं योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन की स्थिति में है जिनके द्वारा सौर ऊर्जा में बड़े पैमाने पर निवेश करना संभव है तथा जिनके द्वारा सौर ऊर्जा के अनुप्रयोगों में आसानी हो। आईएसए को वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन माना जाता है। आईएसए का पहला सम्मेलन 2 से 5 अक्टूबर 2018 में ग्रेटर नोएडा, जो कि भारत में स्थित है, में आयोजित किया गया था। उसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किया गया था। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।